नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हमने शुरू किया है एसएससी के लिए एमसीक्यू सेशन की एक पूरी की पूरी सीरीज, जिसमें हमने पिछले सेशन में दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। देखिए, यहाँ पर हम हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इन एग्जाम्स में। और आज का ये जो सेशन होने वाला है, ये होने वाला है पॉलिटी का, जहां पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कह लीजिए अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं राम रघुवंशी। ऑलरेडी आपने मुझे प्रोजेक्ट वीर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पिछली क्लासेस का रिवीजन कर रहे होंगे गाइज, और साथ ही साथ आप जो है इस एमसीक्यू सेशन की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, और ये है एसएससी एमसीक्यू पॉलिटी की क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है। देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो बात हो रही है इसे समझिएगा। एक सेकंड भाई, जस्ट पेन हम सेट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? Which article of the Constitution of India deal with the protection of monument, place and object of national importance? आर्टिकल 47, 48, 49 या 50? और इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल नंबर 49। दोस्तों, हमारा जो अनुच्छेद नंबर 49 है, वो ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उसकी जो है हमें रक्षा करनी चाहिए, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। चलिए, पैटर्न कुछ ऐसा है दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको उसका एक राइट आंसर भी देखने को मिलेगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेगा। राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 49। और देखिए, हमारे संविधान में दोस्तों डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या आप उनको डायरेक्टिव भी बोल सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें मानने के लिए राज्य पूरी तरह बाध्य नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई नियम कानून बनाया जाता है तो इन्हें ही ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 49 जो है यह निर्देश देता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान और वस्तुओं की रक्षा करे। कौन करेगा? राज्य करेगा, मतलब कि स्टेट करेगा। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 49 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है? Which part of the Indian Constitution is called the Magna Carta of India? ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है 2021 का। और देखिए, भाग 2 या भाग 3, सॉरी है ना, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4A। अब देखिए दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के मामले में माना जाता है दोस्तों भाग 3 को, क्योंकि संविधान का जो भाग 3 है दोस्तों, उसी में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में है। और इसे ही दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में हमारे संविधान के मुताबिक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही मूलतः संवैधानिक व्यवस्था का आधार है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर भी देखिए भाई, इसका राइट आंसर आएगा भाग 3। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक पूरी तरह प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था है। पूरी तरह यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम विस्तार से किसी भी व्यक्ति को जीवन की आजादी देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे भाई, बस एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था?
जिसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप उसने लिया। Who among the following moved the historic objective resolution in 1946 which later become the preamble of Indian Constitution? ये 2023 का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि किन्होंने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका राइट आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 1946 में, और उसी के जो है एक बहुत बड़े हिस्से से भारतीय प्रस्तावना जो है वह तैयार की गई है। तो राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और इसे डेट के साथ याद रखिएगा दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। राइट, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा और ये दोनों पंडित नेहरू से जुड़े हुए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? 2020 का क्वेश्चन है। आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल नागरिकता भारत में किस देश से ली गई है? यूएसए से ली गई है, या यूके से, या कनाडा से, या फिर आयरलैंड से ली गई है, ये आपको बताना है। और साथियों इसका राइट आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम। ये हमने जो लिया हुआ है ये किससे लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता को अपनाया है, ताकि हमारे देश की एकता जो है वो बनी रहे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो है एकल नागरिकता के बजाय 2 से ज्यादा नागरिकता जो है वो प्रेजेंट होती है, पर भारत में ऐसा नहीं है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ? ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का। ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 14 या 15 या 16 या फिर 17। और आपसे क्या कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है वह समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14 से 18 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 14, 15, 16, 17 और 18, 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है दोस्तों। इसकी बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। ठीक है, जो 15 है वो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 जो है दोस्तों वह लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। 17 जो है वह है अस्पृश्यता, एट्रोसिटी के अंत के बारे में बात करता है। और 18 उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। क्योंकि यहां हमसे पूछा गया है कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और ये है दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 में, मतलब कि सॉरी, ये है ऑप्शन नंबर 1 में, मतलब आर्टिकल नंबर 14 में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 14 आएगा। चलिए, ये देखिए, अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों यह गारंटी देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए कानून जो है वो समान रहेगा और कानून का समान संरक्षण उसे दिया जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु एडमिनिस्टर ऑफ द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये 2019 का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं साथियों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट यही क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, या भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको हम सीजेआई कहते हैं वो, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी जाती है, या भारत के प्रधानमंत्री। और देखिए दोस्तों, हमेशा जो है राष्ट्रपति को शपथ वही व्यक्ति दिलाएगा जो कि राष्ट्रपति के या तो समकक्ष होगा या राष्ट्रपति के ऊपर होगा। ऐसा न केवल राष्ट्रपति में होता है, बाकी बाकी पदों में भी होता है। अब राष्ट्रपति तो कानूनी तौर पर प्रथम व्यक्ति, संवैधानिक प्रमुख है। तो राष्ट्रपति के बराबर का पद अगर हम देखें तो, या राष्ट्रपति के लगभग लगभग कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर समकक्ष का पद देखें तो वो है सीजेआई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन है वो लगभग कानूनी तौर पर राष्ट्रपति के बराबर हम रख सकते हैं, होता नहीं है पर हम रख सकते हैं। और उससे आप याद रख सकते हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की। और ये किसमें लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल नंबर 60 में। तो दोस्तों, हमारा संविधान जो है वो इसकी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 60 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सीजीआई दिलाएंगे, और अगर सीजीआई नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाएगी। एक बार देखिए इसे, और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बारी। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब भी ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन लगाया जाता है दोस्तों, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन लगाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? 2023 का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई है, या फिर संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य को यह जिम्मेदारी दी गई? ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा की जाती है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बट बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर है दोस्तों। और देखिए, यहाँ पर दो आर्टिकल याद रखना जरूरी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो इसका हमें उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 108 में। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 108 जो है वो राष्ट्रपति को पावर देता है कि वह संयुक्त बैठक आयोजित करवा सकते हैं। और दोस्तों, आर्टिकल नंबर 118 का 4 ये कहता है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता अनिवार्य रूप से लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो दो अलग अलग बातें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जबकि 118 का 4 जो है वो ये बोलता है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष ही अनिवार्य तौर पर इसकी अध्यक्षता करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार के तौर पर संविधान में शामिल किया गया? शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है? इन विच ईयर द राइट टू एजुकेशन इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल राइट? ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए एक बार, 2000, 2002, 2005 या 2010। और आपको बताना है कि दोस्तों शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार का दर्जा यहां पर दिया गया है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 2002। दोस्तों, 2002 वो साल है जहां पर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया है, याद रखेगा। और इसे जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 21 ए के द्वारा। ठीक है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 2002 इसका राइट आंसर है। और संविधान संशोधन भी आपसे पूछा जा सकता है
कि ये जो राइट टू एजुकेशन है, आरटीई है दोस्तों, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसे 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। और राइट टू एजुकेशन के लिए संविधान के किस आर्टिकल में व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है 21A में, और इसमें यह कहा गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो इसलिए भारत सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड करती है। चलिए आगे की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अब हम देख रहे हैं 9, और इसे देखिए, किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 2022 में आया था। 44वें संविधान संशोधन, 42वें, 52वें या 61वें? और इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आने वाला है 42वां संविधान संशोधन। इसे दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है और काफी विवादित रहा ये। और इस दौरान प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने ही इसे, इनके काल में ही ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संविधान के अंदर काफी सारे परिवर्तन हुए। हालांकि इसके बाद जो अगली सरकार आई, उन्होंने इसमें किए गए बहुत सारे परिवर्तनों को पुनः वापस कर दिया। तो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर आएगा। और 1976 में ये हुआ था दोस्तों, 1976 में। और देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और उसके बाद ये निर्णय आया कि अब प्रस्तावना के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगाने से संबंधित है? और विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी? आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति शासन, या जिसको हम राज्य आपातकाल भी कह देते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं हो रही है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352, 356, 360 या 368? देखिए इसका, देखो 352 जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। जो 356 है दोस्तों, यह राष्ट्रपति शासन के बारे में। 360 जो है दोस्तों, ये संविधान, ये वित्तीय आपातकाल के बारे में। इसके बारे में है वित्तीय आपातकाल। और 368 जो है वो है संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति शासन, और इसलिए इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। बी इज दी राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आने वाला है आर्टिकल नंबर 256, जिसमें जब भी किसी भी राज्य के अंदर अगर संवैधानिक विफलता हो जाती है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो वहां पर राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, या राज्यपाल अपनी विचाराधीन, विवेकाधीन शक्ति के द्वारा वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। भारत के सीएजी मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? ये आपको बताना है। फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? राइट आंसर आएगा दोस्तों 6 वर्ष। सीएजी की नियुक्ति याद रखिएगा 6 सालों के लिए की जाती है। कितने सालों के लिए की जाती है? 6 साल के लिए की जाती है। तो राइट आंसर स्वाभाविक तौर पे 6 साल आएगा। एक और बात याद रखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक सीएजी के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 148 जो है वो बोलता है कि सीएजी का कार्यकाल या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए वो माना जाएगा।
अगर 65 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि 6 वर्ष हुए हैं या नहीं हुए, और अगर 65 से कम साल हैं तो फिर 6 वर्ष पूरे होने तक सीएजी का कार्यकाल चलता रहेगा, उसके बाद खत्म होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? मतलब किस राज्य को भाषा के आधार पर पहले बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया था? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे या केरल? और इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। और उसके बाद फिर दोस्तों एक संविधान संशोधन होता है, और फिर बहुत सारे राज्यों को बनाया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद। तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर है। देखिए, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है दोस्तों, और इसमें एस के धर कमेटी बनाई जाती है, जेवीपी कमेटी बनाई जाती है, और ये सब कहते हैं कि भाई राज्यों का गठन जो है प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और इसी को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु नाम के जो नेता हैं वो तेलुगु भाषा पर राज्य बनाने के लिए अनशन करने लगते हैं। इस आंदोलन के दौरान इनकी डेथ हो जाती है और आंदोलन भड़क जाता है। सरकार को आनन फानन में मांग माननी पड़ती है दबाव के कारण, और अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाना पड़ता है। और फिर आगे चलकर दोस्तों एक संविधान संशोधन होता है जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर बनाया जाता है। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर बने। ठीक है, कमेंट में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायती राज, दल बदल कानून, आधिकारिक भाषा या नगर पालिका? और इसका राइट आंसर है दोस्तों दल बदल कानून। दल बदल कानून का ही उल्लेख किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। चलिए तो देखिए, और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड? 352, 356, 360 या 365? राइट आंसर है दोस्तों 360। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 360 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह वित्तीय आपातकाल जारी कर सकते हैं। भारत में अभी तक एक भी बार ये नौबत नहीं आई है कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े। तो राइट आंसर है 360। और देश में जब बहुत बड़ा संकट आता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? ये आपको बताना है, 2020 का क्वेश्चन है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 या 30 वर्ष? ठीक है, और देखिए दोस्तों 18 वर्ष हमारे यहाँ वोट डालने का अधिकार है। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार जो है वो मिलता है आपको 18 साल की उम्र पूरी कर लेने पर। 21 साल की उम्र पूरा होने पर आप पंचायती राज के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज के चुनाव में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों लोकसभा में भाग लेने के लिए आपको जो है 25 साल होना चाहिए, और राज्यसभा में भाग लेने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों 25 साल। सी इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए ये देखिए भाई दोस्तों संविधान का जो आर्टिकल है 84A वो ये कहता है कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को एंड देन फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब बात कर रहे हैं 16 की, और देखिए क्या कहा जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल
संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। मतलब विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 19, 21, 32 या 226। और इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 32। देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 32 ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ मौलिक अधिकार संबंधी कोई भेदभाव हो रहा है या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वह मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। तो इसे ही कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 19 आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21 जो है आर्टिकल 21 जो है यह भी एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 21 जो है यह आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट लगाने के लिए। और आर्टिकल नंबर 32 सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपको ये कहता है कि भाई आप अपने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। और अंबेडकर जी का कहना है कि आर्टिकल नंबर 32 संविधान की आत्मा है। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर दल बदल के मामलों को छोड़कर अंतिम निर्णय कौन लेता है? दल बदल कानून की बात नहीं हो रही है, नॉर्मली या इन जनरल किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पीठासीन अधिकारी लेगा, सर्वोच्च न्यायालय लेगा, या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेगा, या संसदीय कार्य मंत्री लेगा? देखिए दोस्तों, किसी भी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर दल बदल कानून की अगर बात ना हो तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। और इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 103 में है। आर्टिकल नंबर 103 ये कहता है कि दल बदल कानून को छोड़कर कोई और अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेगा। और वह निर्वाचन आयोग की बाध्यकारी सलाह पर लिया जाता है। मतलब जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये सलाह केवल सिफारिश है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के द्वारा जोड़ा गया या किस समिति की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया? On the recommendation of which committee were the fundamental duties added to the Indian Constitution? 2019 का क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति, या सरकारिया आयोग, या फिर बर्मा समिति? और राइट आंसर है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो आया था ना दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है कर्तव्य जोड़े गए। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के अंदर भाग 4 ए जोड़ा जाता है दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर आएगा स्वर्ण सिंह समिति। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इस बात को आप समझिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 60 साल, 62 साल, 65 साल, या फिर दोस्तों 70 साल? राइट आंसर आएगा 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 65 साल है, याद रखिएगा। राइट क्या है? 65 साल। और ये संविधान में लिखा हुआ है। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 124 का 2 ये बताता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 साल में होगी, जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए यह कितनी है? 62 है। याद रखिएगा, इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बस एक बार इसे अच्छे से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हमारा रहने वाला है 20 और आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश देता है दोस्तों, और इसे गांधीवादी सिद्धांत माना जा सकता है। Which article of the Indian Constitution direct the state to organize village पंचायत and is considered as a Gandhian principle? 2023 का क्वेश्चन है और आपको बताना है अनुच्छेद 36, 39, 40 या फिर 44, और राइट आंसर आएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 14। मैंने आपको बताया था कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके अंदर अनुच्छेद नंबर 40 जो है दोस्तों, यह पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति राज्यों को देता है कि राज्य अपने अंदर पंचायतों का गठन कर सकते हैं, और ये गांधीवादी मॉडल है। तो वही बात अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? चलिए, आपको बताना है किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। हेवियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, मैंडमस मतलब कि परमादेश, या फिर उत्प्रेषण, या फिर जो है क्योवारेंटो मतलब अधिकार प्रक्षा। और ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा। चलिए, तो किस शब्द का मतलब होता है हम आदेश देते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, परमादेश का ही मतलब होगा दोस्तों हम आदेश देते हैं। तो राइट आंसर है परमादेश। देखिए, आर्टिकल 32 के अंदर दोस्तों 5 प्रकार की रिट प्रदान की जाती है, और उसमें से एक है परमादेश मैंडमस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्यों को पालन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी को आदेश दिया जा सकता है उसके कर्तव्य का पालन करने का, और संस्था को भी दिया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? परमादेश आएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, जिनकी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी? Who was elected as a interim या temporary president of Constituent Assembly, under whose chairmanship the first meeting was held on 9th December 1946? राजेंद्र प्रसाद जी, या सच्चिदानंद सिन्हा, या एच.सी. मुखर्जी, या बी.एन. राव? और इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों संविधान सभा का, और उन्हीं की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी। तो राइट आंसर क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक फ्रांसीसी परंपरा के द्वारा हुई थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा इसे। चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस विषय के समीक्षा के लिए की गई थी? सॉरी, ये सरकारिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है, तो इसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सरकारिया आयोग दोस्तों, सरकारिया आयोग की स्थापना किसके द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी, आपसे पूछा गया है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, या केंद्र राज्य संबंधों के लिए, या चुनाव सुधार के लिए, या कर संरचना में दोस्तों सुधार के लिए? का राइट आंसर आएगा केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग, ठीक है। तो याद रखिएगा 1983 में दोस्तों न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में जो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए जो है सरकारिया आयोग गठित किया गया, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 2 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य, या फिर 15 सदस्य? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है सीजीएल के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आएगा सी। दोस्तों, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को अपॉइंट कर सकते हैं,
और ये 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। सामाजिक कार्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, फिल्म हो सकता है, शिक्षा हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले 12 लोगों को चुना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी पद की नियुक्ति की जाती है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल नंबर 72, 76, 148 या फिर 110? राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी के पद की व्यवस्था करता है। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल आप मोटे तौर पर मान सकते हैं, यह भारत सरकार को कानूनी सलाह देने वाला अधिकारी होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। आप इसे भारत सरकार का सरकारी वकील बोल सकते हैं, जो कि भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष भी रखता है जब संघ से रिलेटेड कोई केस आते हैं तब। देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आगे की तरफ हम मूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष भारत में योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रस्थापित किया गया? दोस्तों हमारे यहाँ नीतियां बनाने के लिए पहले योजना आयोग था, अब उसे नीति आयोग में बदला गया। किस वर्ष? 2014, 15, 16 या फिर 19? और इसका राइट आंसर आने वाला है दोस्तों 2015। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो देखिए योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग में बदला गया, जो कि अब सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? 1 जनवरी 2015। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ए अनंत श्याम अयंगर, जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह कराड़ा या फिर नीलम संजीव रेड्डी? राइट आंसर है दोस्तों जीबी मावलंकर, इन्हें हम फादर ऑफ लोकसभा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात किया गया, उसमें कितने विषय सूचीबद्ध किए गए? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज में कितने विषय हैं? 18 हैं, 22 हैं, 29 हैं या 31 हैं? राइट आंसर आएगा 29। याद रखिएगा पंचायती राज के अंदर दोस्तों 29 विषय जो है वो शामिल किए गए हैं, और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून के द्वारा विनियमित करने की शक्ति देता है? Which article of the Constitution empower the Parliament to regulate the right of citizenship by law? आर्टिकल नंबर 8, 9, 10 या फिर 11? और इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 11 ये कहता है कि संसद को विशेष शक्ति है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतराल कितना हो सकता है? What can be the maximum permissible gap between the two session of parliament? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष? राइट आंसर आएगा 6 महीने, और यही इसका राइट आंसर है। 6 महीने से ज्यादा समय नहीं हो सकता दो सत्र के बीच में। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल नंबर 85A में कही गई है। तो ये थे दोस्तों दमदार जबरदस्त 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के, जहां से आपको काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगले लेक्चर के साथ, जहां पर फिर से 30 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन्हें पढ़ने के बाद आप एग्जाम में देखेंगे वो क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लेक्चर्स का आप रिविजन कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा और बताइएगा आपको पढ़ने पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्रोजेक्ट वीर को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।